जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में जीके और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बिल्कुल 14 मई के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1870 में। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, फ्रांस एवं प्रसा। दूसरा प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और आपको याद होगा राजस्थान से ही पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था, राजस्थान के नागौर से। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 से। इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब होती है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 2015 में। पूरा डेट है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन बेरी। और वर्तमान में CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण बनता है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो देखिए, विरंजक चूर्ण बनता है बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जिप्सम का अणुसूत्र क्या है? अब देखिए, आपको जिप्सम का और POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों के सूत्र को याद रखना है। देखिए, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 × ½ H2O। दोनों को याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? ध्यान से सभी ऑप्शन को देखिए, फिर आंसर बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो देखिए, कृषि और वानिकी की बात करें तो ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन की बात करें तो ये तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र है। विनिर्माण जो है ये द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, विनिर्माण। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चलिए साथ के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ये जो है केवल उच्चतम न्यायालय के पास है, ना कि उच्च न्यायालय। याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अभी एग्जाम तक जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और देखिए, मेरे इस चैनल पर अभी मद्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 4 क्लास चल रहे हैं।
सभी क्लास का जो क्लास टाइमिंग है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु में नहीं है। अभी जो वर्तमान में है 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य है याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तमिलनाडु में नहीं है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में भी बताया है। चलिए इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जल विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। देखिए, नरौरा, रावतभाटा, कुडनकुलम, ये सभी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तारापुर। तो अभी फिलहाल नरौरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कुडनकुलम कहाँ पर है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है और जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में बताना है। तो देखिए, आवर्धन का जो ऋणात्मक मान है ये क्या बताता है? तो याद रखिएगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। मुंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 18 फरवरी 1946 को। मीराबाई किस काल की कवित्री है? देखिए, ये प्रश्न CSBC द्वारा अभी तक 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। मीराबाई किस काल की कवित्री है? सबसे पहले देखिए, कवित्री जो है इस तरह से लिखा जाता है कवयित्री, यहाँ पे इरर है, कवयित्री। और मीराबाई जो है ये भक्ति काल की कवयित्री है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, भक्ति काल। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है यजुर्वेद। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है यजुर्वेद। और दोस्तों, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको एक प्रश्न बताया था राज्य हड़प नीति। देखिए, राज्य हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आया था और इस हड़प नीति के तहत सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में किसे मिलाया गया था? तो सतारा को। हमने आपको ये बताया था, लेकिन जो सतारा को मिलाया गया था 1848 में, ना कि 1948 में। मैंने गलती से 1948 बोल दिया था तो माफ़ी चाहूँगा। 1848 में सतारा को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है।
तो ये किसके नाटक है, याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? यहाँ पे आंसर क्या होगा, मील, याद रखिएगा। हड़प्पा के निवासी खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापारिक संबंध रखते थे? मेसोपोटामिया। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? राज्य का नाम पूछा जा सकता है, भीमबेटका कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कल भी हमने आपको वन लाइनर में बताया था, भीमबेटका जो है ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैलचित्र। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? चलिए आप सभी 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी रात 9 बजे की क्लास में जीके जीएस का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें डेली 100 से 150 प्रश्न कराए जाते हैं। तो आप सभी को उस क्लास को ज़रूर देखना है। और ये क्लास आपके रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है, तो आप सभी उस क्लास को ज़रूर देखें। तो देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए, मुगल वंश की स्थापना कब होती है? तो 1526 में। किसने किया था? तो बाबर ने। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो यहाँ पे बताना है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बहादुर शाह जफर द्वितीय यहाँ पे होगा, या सिर्फ बहादुर शाह जफर ध्यान रखना है। और इसी को 1857 की क्रांति के समय रंगून निर्वासित कर दिया गया था। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी? चलिए फटाफट से 23 के लिए आंसर बताएंगे। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस लिए की थी? तो याद रखिएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? चलिए फटाफट से 24 के लिए आंसर बताएंगे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता। कब होता है? तो 1966 में ताशकंद समझौता होता है। शिमला समझौता पूछा जाता है, तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। पंचशील समझौता पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, बोध गया में। और इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? यहाँ पे देखिए मगध के प्रारंभिक शासक तो कौन था? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, याद रखिएगा बिंबिसार। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। देखिए एक है बिंबिसार और एक है बिंदुसार।
दोनों अलग है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और ये बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। और देखिए डी ऑप्शन में वृद्धरथ, ये कौन थे? तो याद रखिएगा वृद्धरथ कौन थे? तो ये मौर्य वंश का क्या था? अंतिम शासक वृद्धरथ, जिनकी हत्या किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके बाद आता है मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो ध्यान दीजिए, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। ये प्रश्न भी 1 से 2 बार पूछा गया एग्जाम में। तो स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? याद रखिएगा बिहार में किसान आंदोलन से। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? पहले भी हमने आपको इस प्रश्न को 2 से 3 बार कराया है प्रैक्टिस शीट में। आंसर बताएंगे नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1804 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आंसर बताइए। हिंद स्वराज की रचना किसने किया था? तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई थी 1854 में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है 1854 में। 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन। और आपको याद होगा इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हुआ था, गरम दल और नरम दल। फिर दोनों गुट आपस में कब मिले थे? तो 1916 के अधिवेशन में। याद रखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बम्बई में। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। और प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो किया जाता है ये किया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? तो ये है कृषि क्षेत्र। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कृषि क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए। तो देखिए शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है तो याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कृषि के क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र को याद रखना है, इसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? चलिए 37 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो इसे ही मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है।
पीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे पीडीएस इसका बताना है पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए पीडीएस का पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका हिंदी में मतलब होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बफर स्टॉक क्या है? तो दोस्तों बफर स्टॉक क्या है? तो सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो है ये द्वितीयक क्षेत्र का है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन याद रखिएगा। और सबसे अधिक पूछे तो सेवा क्षेत्र का ध्यान रखना है, जिसको टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान यानी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ पूरा शेयर करेंगे।